हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया था। उससे बाहर अब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उनके ऑपरेशंस हो गए थे, वर्क डन हो गया था, स्लोप्स हो गए थे और पीवी डायग्राम हो गए थे, ठीक है। तो चारों में से इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स इस पे नहीं पूछे जाते। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से आप क्या समझते हो? सबसे पहले अगर आप देखो कि साइक्लिक क्या होता है कि कोई साइकिल बन रही हो, ठीक है। इट मीन्स किसी एक पॉइंट से शुरू हुई और उसी पॉइंट पे वो दोबारा से आ गई, ठीक है। एक पाथ उसने कोई अपना प्रेफर किया होगा। जैसे साइक्लिक क्या है कि ये ए पॉइंट है तो वो ऐसे घूम के ए पॉइंट पे ही आ जाए। जैसे ये बी पॉइंट से वो पहले गई, फिर बी टू ए वापस, ए टू बी गई, देन बी टू ए आई, तो ये क्या हो गई? साइक्लिक प्रोसेस। अब ऐसा हो बेटा कि ए से बी पॉइंट पे जाना है, ए से बी पे तो वो जाए बट बी से ए पे ना आ पाए, ठीक है। तो ये क्या होता है अब? नॉन साइक्लिक। तो इससे सबसे पहले ये तो आपका नॉर्मल होता है कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब सबसे पहले इसे हम थर्मोडायनेमिक्स में कैसे यूज करेंगे, कैसे अपने एक्सपेंशन और कंप्रेशन से इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज एक एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम में कि कोई भी हमने गैस है उसकी वॉल्यूम हमने एक्सपेंड करी है, ठीक है। तो वो ए टू बी जाने में उसने वो पाथ किया जिसमें वो एक्सपेंड हुई, ठीक है। बाद में मुझे क्या करना है? वो दोबारा से बी टू ए, इट मीन्स वो जो वो पहले वाली वैल्यू थी जहां से मैंने शुरू किया था उस गैस को, मैं दोबारा से वहां लेके आऊं। बट अब मैं उसे ले जा चुकी हूँ एक एक्सपेंशन पे, तो दोबारा से मुझे क्या करना है? उसका कंप्रेशन करना है। तो मेनली इसमें जो ये बी टू ए पाथ होता है ये दिखाता है हमारा कंप्रेशन, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना दोनों चीजें होती है, एक्सपेंशन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो इसका एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एरिया निकलवाया जाता है मेनली हमारा ग्राफ से, या फिर कोई एक न्यूमेरिकल आता है इस पे छोटा सा कि उसका आप एरिया निकालिए किसी भी एक साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। तो साइक्लिक में आप समझ गए। और नॉन साइक्लिक में क्या होता है? या तो सिर्फ एक्सपेंशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा गैस का। इसमें दोनों नहीं होते, क्योंकि अगर दोनों होंगे उसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने शुरुआत से अपनी गैस ली थी किसी भी एनटीपी पे या एसटीपी पे, ठीक है, कोई भी हमने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन ली हो या फिर सैचुरेटेड वाली कोई भी कंडीशन ली हो, उससे मैंने उसे एक्सपेंड कराया हो, तो दोबारा से मुझे उसी एनटीपी पे या एसटीपी पे वो लेके आनी है। तो उससे क्या होगा बेटा कि मैं उसका पहले एक्सपेंशन कराया, फिर मैं वापस से उसका कंप्रेशन करा के लेके आई। बट अब क्या है कि जो हमारी नॉन साइक्लिक है उसका मैंने क्या करा है? उस गैस का एक्सपेंशन कराया, अब उसका मैं फर्दर एक्सपेंशन नहीं करा सकती हूँ, दोबारा से मैं उसी एनटीपी पे या एसटीपी पे उसे ना लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो इससे बाहर अब कुछ नहीं है हमारा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यही है। तो इसे एक बार लिख लेते हैं। तो मेनली साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस सिंपल वही चीजें जो आपने समझी है उन्हें बस वर्ड्स में लिखना है। अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स and which result into the initial state is called cyclic process। जैसे मुझे क्या है, मैंने ए पॉइंट से शुरू किया तो मैंने पहले किसी बी पॉइंट पे गई, फिर सी पॉइंट पे गई। अब क्या है कि मुझे दोबारा से उसी पॉइंट पे आना जो मेरा इनिशियल पॉइंट था। तो अब मैं ए से बी पे या सी पे गई, तो अब मुझे दोबारा से किस पे आना है? ए पे, ठीक है। तो मैं सी टू ए क्या हो जाएगा? जितना मैंने उससे एक्सपेंशन किया होगा या कंप्रेशन किया होगा, अब उसके अपोजिट मैं ऑपरेशन लगा के दोबारा से ए पॉइंट पे आ सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक सर्कल की तरह बन गया, एक साइकिल बन गई है कि एक पहले जाता है फिर आता है, तो इट मेक्स अ साइकिल। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो यही हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। अब क्या होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस? इसे कैसे डिफाइन करते हैं? A process which consists of a number of steps and बस इसमें ये फर्क होता है कि ये अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं आ पाती। तो स्टेप्स हमारे होते हैं इसमें भी मेनली कई सारे स्टेप्स से हमारी वो एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, बट वो दोबारा से नहीं आ पाती अपने इनिशियल स्टेट पे। एंड डू नॉट results into initial state is called non cyclic प्रोसेस।
ठीक है, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस आप समझ गए। अब क्या करना है बेटा, इसका निकालना है वर्क डन, नॉन साइक्लिक के लिए भी और साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी। तो इसका देखेंगे जब आप वर्क डन फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब वर्क डन का वही मेथड है, हम इसे एक पीवी डायग्राम से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने लिया वाई एक्सिस पे P, एक्स एक्सिस पे V, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे बेटा, हमें क्या करना है कि किसी भी एक पॉइंट से गया है, मेरा ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहले उसकी वैल्यू आती है ऐसे, ठीक है, A टू बी जाने वो पहले मानो कि C पॉइंट पे गया, फिर C से D पॉइंट पे गया और फिर ऐसे। और ये क्या है, इसका कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि ग्राफ ये इसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, प्रेशर क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो इससे क्या हो रहा है, मेरा वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो ये क्या हुआ मेरा एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या बेटा कि जो वर्क डन होगा वो ऐसे ही निकलेगा सीधा, वर्क डन A टू B, जो भी ये एरिया इनक्लोज करेंगे वही हमारा किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या है, जैसे अब मैं इसे सीधा लिखूं अगर, तो मेनली तो इसमें मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा मेरा, अभी ये एक्सपेंशन हो रहा है ना नॉन साइक्लिक में, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABEFA, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, ABEFA, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मेरा वर्क डन था किसमें, नॉन साइक्लिक में। अब मैं कराती हूँ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब मेरा टॉपिक है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले इसे देखिए, जैसे हमारा है कि इसमें क्या है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। तो मेनली देखो साइक्लिक प्रोसेस का कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, A से B, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, पहले C पॉइंट पे गया, ठीक है। अब ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसे, साइक्लिक प्रोसेस मेरी ऐसी बनती है। अब ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है एक्सपेंशन, और ये हो रहा है मेरा कंप्रेशन, इसमें ऊपर जा रहा है तो ये हो रहा है कंप्रेशन। ये C से ये D पॉइंट और ये A, पहले वो A से C पे जाता है, फिर C से B पे जाता है, और फिर B से D पे, और देन D टू A पे, ठीक है। सेकंड में हो रहा है मेरा कंप्रेशन। तो इसमें जो होगा वो मेरा एरिया क्या होगा, इसमें जो मेरा होगा वो एरिया इनक्लोज्ड बाय, ठीक है। ये एरिया, ये पूरा, ये वाली कर्व जो इनक्लोज्ड करेगी, मैं माइनस कर दूं बेटा अगर ये वाला एरिया, तो मेरा बचा हुआ इस वैल्यू का एरिया आ जाएगा, मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा जो मैंने पिंक कलर से शेड किया है, क्योंकि यही एरिया है मेरा साइक्लिक प्रोसेस का। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगी, पहले जो मेरा पूरा एरिया है A टू B जाने में, वो एरिया मैं माइनस कर दूंगी, जो वो वापस जा रहा है B टू D में, तो वो माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट मेरा ये बच जाएगा, ठीक है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, सीधा बस वही आपको एरिया ही लिखना है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन फर्स्ट होगा, वो होगा एरिया ऑफ ABCEFA। आप इसे पॉइंट को अलग से मार्क कर सकते हो, जैसे ये E है, ये F है, ठीक है, ABCBEFA, ठीक है। और अब मैं माइनस करूंगी कौन सा एरिया, मुझे इसमें से क्या करना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मुझे करना वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम,
ठीक है। मुझे वर्क डन अब ऑन दी सिस्टम करना है, तो मेरा वर्क डन 2 होगा, वो होगा एरिया ऑफ ए बी डी ई एफ ए। वो क्या होगा? माइनस ऑफ एरिया, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? कंप्रेशन। ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है? मुझे बचा हुआ एरिया चाहिए ना, जो मेनली मुझे कर्व है उसका एरिया चाहिए। तो जो मेनली मेरा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा वर्क डन प्लस वर्क डन 2, क्योंकि उसे पूरा वर्क लगाना, पहले उसे उतना जाने में फिर उसे उतना जाने में, तो टोटल वर्क डन मेरा ये हो जाएगा। तो वर्क डन W क्या हो जाएगा? मेरा एरिया ऑफ ए सी बी ई एफ ए माइनस एरिया ऑफ ए डी बी ई एफ ए। ठीक है। जब मैं इन्हें माइनस करूंगी तो कौन सा एरिया मेरे लिए बचेगा? वर्क डन बचेगा मेरे लिए एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। ठीक है। तो जो मेरा साइक्लिक के लिए एरिया होगा वो 2 स्टेप से निकलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सपेंशन वाला स्टेप देखना है, फिर उसके बाद आपको कंप्रेशन वाला स्टेप देखना है, फिर टोटल वर्क डन कितना होगा बेटा? पहले जो उसे वर्क डन लगा है कंप्रेशन करने में, सॉरी एक्सपेंड करने में, बाद में उसे फिर कंप्रेस करने में जो पूरा वर्क डन लगा है तो उससे। ठीक है। तो उससे मेरा एरिया हो जाएगा साइक्लिक के लिए। दोनों वर्क डन को हम ऐड करेंगे तो मेरा जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया होगा वो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपके सिलेबस में आता है इंटरनल एनर्जी का। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? ठीक है। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, इससे ज्यादा नहीं है आपका। जैसे मेनली टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। अब जो मेरा इंटरनल एनर्जी है वो देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is the total energy possessed by the system due to molecular motion and molecular configuration। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं U से। ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है जो पोजेस्ट करता है सिस्टम मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब मेनली मोशन की वजह से हमारी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी राइज होती है, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी राइज होती है। ठीक है। तो मेनली इंटरनल एनर्जी क्या होती है? वो दोनों का सम होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो हम इसका अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? U इज इक्वल्स टू यू के प्लस यूपी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये चीजें होती है मेरी। अब देखो बेटा क्या होता है, जो मेरी आइडियल गैस के लिए होती है, केस ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस में हम क्या मानते हैं कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है वो 0 है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हम आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना है फॉर आइडियल गैस। क्या करना है आपको? आइडियल गैस में जो मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो 0 होता है, फोर्स इज 0। तो कोई भी वर्क डन नहीं लग रहा है। ठीक है। 0 है, देयरफॉर नो वर्क डन। क्योंकि वर्क डन में क्या होता है? F डॉट डी एस मेनली फोर्स इंटू जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब मेरा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो जो मेरा वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो वर्क डन 0 होने से बेटा क्या हो जाता है? मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ना, उसके पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो मेनली यूपी क्या हो गई? 0। तो जो मेरी इंटरनल एनर्जी होती है वो टोटल क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मेनली जो डिपेंड करती है, ठीक है, जो मेरी इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के वो टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो फॉर द आइडियल गैसेज इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल। ओके। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? मेनली हेंस internal energy is internal energy of an
ideal gas consists only of internal kinetic energy which depends only on temperature of gas. ओके, मेनली टेम्परेचर ऑफ गैस पे करती है डिपेंड, तो आप इसे अच्छे से लिख लेंगे कि मेनली वो टेम्परेचर ऑफ किस पे, गैस पे डिपेंड करती है। तो मेनली इंटरनल एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं हमारे मेनली, अब देखो अगर मेरा क्या है कि रियल गैसेस के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो नेग्लिजिबल नहीं होते। सबसे पहले रियल गैसेस के लिए फोर्स जीरो नहीं होता है, तो वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। तो मेनली क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी, यूपी विल ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेनली क्या होता है कि इसमें हमारा अब यूपी क्या है, अब वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि कितनी कॉन्फ़िगरेशन है, कितने वो वॉल्यूम बढ़ रही है या घट रही है। तो मेनली अब जो मेरी इंटरनल एनर्जी वो यूके प्लस यूपी दोनों ही होगी, ठीक है। तो मेनली जो रियल गैसेस के लिए होती है वो मेरी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है दोनों पे। इंटरनल एनर्जी depends on both volume and temperature, ठीक है। इंटरनल एनर्जी अब मेरी दोनों पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे भी और टेम्परेचर पे भी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमें इंटरनल एनर्जी को और अच्छे से समझना है तो सबसे पहले क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, सबसे पहला पॉइंट इंटरनल एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is macroscopic state variable of the system and the internal, ठीक है। मेनली क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल होता है ये सिस्टम का, ठीक है। और मेनली अगर हम इसकी और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिस्टम की डिपेंड नहीं करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर स्टेट चेंज हो रही है, वो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, तो मेनली उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, तो स्टेट पे चेंज नहीं होता है। does not depend upon state of system, बट ये क्या होता है कि ये इस पे डिपेंड करती है कि मेनली की स्टेट कैसे चेंज की गई है, ठीक है। मेनली हमारा स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है, पर इस पे डिपेंड करती है कि किस सर्कमस्टांसेस या किस कंडीशन के अंदर वो चेंज की गई है, ठीक है। बट ऑन कंडीशंस डिपेंड, ओके। अब मेनली क्या होता है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो रिलेवेंट नहीं होती है, ठीक है। तो मेनली कंटेनर है जो मूविंग गैस का, जो मेनली कंटेनर है गैस का, वो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे इंक्लूड नहीं होगी इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि अगर हम कंटेनर को भी मूव करा रहे हैं तो उसकी भी कोई वेलोसिटी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारी, वो वाली काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्लूड नहीं होगी इंटरनल एनर्जी में। और मेनली क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हम चेंज कर सकते हैं गैस की, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैन बी चेंज्ड by changing any of macroscopic variable of gas, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का आपका कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। तो इस लेक्चर में आपने पढ़ा है साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, और उनके लिए आपने किया है वर्क डन, ठीक है, कि उनका वर्क डन कैसे निकालेंगे, और प्लस किया है आपने इंटरनल एनर्जी का। तो अब इस टॉपिक में जो आपके इस चैप्टर में टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक जो किया है उसमें से भी 2 या 3 मार्क्स की वेटेज है, बट जो बचा हुआ टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।